हेलो एवरीवन, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे। तो आज इस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इस बैंक का हम लोग एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ताकि सभी इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक इन्फॉर्म अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY27 के अंदर हमारी लोन बुक यहाँ पे लगभग 30 से 35% से ग्रोथ करने का हम लोग टारगेट कर रहे हैं। साथ में यदि बात करें डिपॉजिट बुक के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो डिपॉजिट बुक को भी ग्रोथ करने का गाइडेंस लगभग 30 से 35% के बीच का था। यदि मैं बात करूं रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो रिटर्न एसेट का गाइडेंस था कि FY27 के अंदर हमारा जो ROE रहेगा लगभग 1.3 से 1.4% के आसपास में रहेगा। और यदि बात करूं मैं रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY27 के अंदर हमारा जो ROE रहेगा लगभग 13 से 14% के बीच में रहेगा। एंड आगे डिस्कस में बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि FY26 कंप्लीट होने के बाद में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो टोटल लोन बुक थी, उसके अंदर लगभग 55% के आसपास में सिक्योर्ड बुक यहाँ पे बन गया था। एंड जो बाकी की अनसिक्योर्ड बुक थी माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से रिलेटेड, उसका लगभग 98% पार्ट इनका CGMFF स्कीम के तहत रजिस्टर्ड था। जो आप बोलते हैं ना सेंट्रल गारंटी प्रोग्राम जो होता है, उसके अंदर अनसिक्योर्ड बुक का 98% पार्ट वहां पे यू कैन से इंश्योर्ड था। तो एक अच्छी बात थी। तो एक बार देखते हैं इनका जो एक्चुअल क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया, क्वार्टर वन की जो डिलीवरी हुई है, उसका इन लोगों ने किस तरह से यू कैन से परफॉर्मेंस दिया है, जो इनका गाइडेंस था, क्या उसको अचीव किया है या फिर गाइडेंस को अचीव नहीं किया है। साथ में बैंक के मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि नेक्स्ट 2-3 साल तक हमारा टारगेट है कि हमारा जो सिक्योर्ड बुक है, उसको लगभग 65 से 70% के आसपास लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो उस वाले प्रोसेस के अंदर मे बी थोड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट ऑल्दो मैनेजमेंट का टारगेट था कि हम लोग सिक्योर्ड बुक को ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ कराना चाहते हैं। तो उसके बारे में भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि इनका जो सिक्योर्ड बुक है, वहाँ पे किस तरह से ग्रोथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इनकी टोटल लोन बुक के अंदर। तो मैनेजमेंट तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक बार हम लोग अच्छे से डिस्कस कर पाए इस बैंक के के रिजल्ट को। तो आई थिंक स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी, राइट। तो आई थिंक फर्स्टली बात हम लोग हाइलाइट्स की कर लेते हैं। इनका जो ओवरऑल लोन बुक की ग्रोथ हुई है लगभग 32.50% से हुई है। डिपॉजिट बुक का ग्रोथ इनका लगभग 29% से हुआ है। तो जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था लोन बुक ग्रोथ को लेके, उसको तो अचीव कर लिया है, बट जो डिपॉजिट बुक का जो ग्रोथ का गाइडेंस था लगभग 30 से 35% का, उसका लोअर एंड भी लगभग 60 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे मिस कर दिया है। बाकी बात करूं मैं इनके लाइक लोन बुक के अंदर दो इनका पार्ट है। एक आपका माइक्रो फाइनेंस वाला पार्ट है, जिसको लोग यू कैन से इंक्लूसिव फाइनेंस बोलते हैं। सेकंड इनका जो सिक्योर्ड पार्ट है, इसको लोग रिटेल एसेट्स के रूप में बोलते हैं। तो इनका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है इंक्लूसिव फाइनेंस, वो यहाँ पे ग्रो किया 23.50% से, जबकि इनका जो रिटेल एसेट का बुक है वो ग्रोथ किया लगभग 41% से। तो साफ साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि बैंक यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रही है अपनी सिक्योर्ड बुक को ज्यादा रेट से ग्रोथ कराने के पर्सपेक्टिव से, ताकि ओवरऑल इनकी लोन बुक के अंदर सिक्योर्ड बुक का पार्ट यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाए और ज्यादा बढ़े। वहां पे जो इनका टारगेट है ना, लगभग 65 से 70% तक जाने का नियर टू मिड टर्म के अंदर, उसको लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में यदि बात करूं पोर्टफोलियो यील्ड के बारे में, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का यील्ड इनका वाई ऑन वाई भी गिरा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी गिरा है। लगभग 90 बेसिस पॉइंट्स इनका पोर्टफोलियो का ओवरऑल यील्ड गिरा है। रीजन वही है, सिक्योर्ड बुक पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज से एक साल पहले इनका सिक्योर्ड बुक केवल 45% के आसपास में था, अभी 55% के आसपास हो गया है। एग्जैक्ट नंबर और देखने की कोशिश करेंगे कि अभी कितना हो गया है, बट 10% से ज्यादा इनका सिक्योर्ड बुक बढ़ गया है लास्ट के एक साल के अंदर। तो डेफिनेटली इनका जो लोन पे यील्ड है वो तो इनका गिर ही जाएगा ना, डाउन ही आ जाएगा ना, राइट। और यदि बाकी कुछ और पैरामीटर की बात करें, तो इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है अभी 1.6% इनका डिलीवर हुआ है क्वार्टर वन FY27 के अंदर। जो इनका गाइडेंस था उसी के अंदर यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने इस चीज मेंशन करी है कि जो नॉन एनपी एडवांसेज है, जहाँ पे एनपी बुक नहीं हुआ है, उस बुक का यील्ड इनका 17.40% के आसपास में है। ठीक है, देखते हैं ये किस तरह से आगे चीजें बन के निकल के आती हैं फर्दर क्वार्टर्स के अंदर। कहीं ये लाइक वो तो एक बार आगे क्वार्टर में पता लगेगा, बट अभी तो ओवरऑल बुक पे यील्ड जो है 16.2% के आसपास में यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, मतलब डेफिनेटली आप सिक्योर्ड बुक को बढ़ाओगे तो आपका यील्ड यहाँ पे घटेगा, इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे देखने को मिलेगा। तो यही समरी हमने वैसे डिस्कस करी है, ग्रोथ एडवांसेज का भी डिस्कस कर लिया है, डिपॉजिट बुक का भी ग्रोथ का डिस्कस कर लिया है। रिटर्न रिटर्न इक्विटी की बात करें तो क्वार्टर वन के अंदर इनका आरओई आया लगभग 14.50% के आसपास में। एंड करंटली जो इनका रिटेल एसेट है वो बन गया 55.60, मतलब क्यून की बेसिस पे इनका लगभग 60 बेसिस पॉइंट से इनका सिक्योर्ड बुक यहाँ पे ग्रो किया है टोटल लोन बुक के अंदर। तो जो लगभग 55% के आसपास में था क्वार्टर फोर FY26 के अंदर, वो बढ़ के कितना हो गया है 55.60% के आसपास में। अच्छी बात है। एंड साथ में ही इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड रहा है क्वार्टर वन का लगभग 7.5% के आसपास में रहा है। ठीक है, एक बार इनका लाइक कंपैरेटिव एनालिसिस एक बार हम लोग देख लेते हैं यील्ड का और आपका बाकी के पैरामीटर का।
तो एक्चुअली जो उनका गाइडेंस था, उस पे हमने वैसे डिस्कस कर ही लिया है। लोन बुक का ग्रोथ गाइडेंस अचीव कर ही लिया है। डिपॉजिट बुक का जो ग्रोथ का गाइडेंस है, उसका लोअर एंड यहाँ पे इन लोगों ने अचीव करने की कोशिश करी है। रिटर्न रेशियोज का जो गाइडेंस था, उसको भी अचीव कर लिया है। एंड साथ में एसेट क्वालिटी को लेकर इनका गाइडेंस था कि जो हमारे सीजीएफएमयू जो बुक है, उसको एडजस्ट कर लें तो हमारा ग्रोथ एनपी 3% नीचे रहा, तो उसके सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे ग्रोथ एनपी दिखाई पड़ रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि आपका ओवरऑल जो ग्रोथ एनपी भी लगभग 6.5% के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जो थोड़ा नेगेटिव दिखाएगा किसी इन्वेस्टर को। बिकॉज यार किसी भी बैंक का यदि ग्रोथ एनपी 3% से ऊपर है, तो नेगेटिव थोड़ा दिमाग में कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन नहीं आता है। एक बार चलो बाकी के पैरामीटर को डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपके एडवांसेस की ग्रोथ हमने बात कर ली है। डिसबर्समेंट इनका क्यू बेसिस पे घटा है। डिपॉजिट बुक का ग्रोथ रेट क्यू बेसिस पे बढ़ा है। और यदि बात करें पैट के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 117% से ग्रो किया है और क्यू बेसिस पे 55% से इनका पैट ग्रो किया है। इनको कुछ लाइक इनका अमाउंट इनको मिला था सीजीएफएम स्कीम वाला, कुछ रिसीवेबल्स के अंदर था, तो जिसकी वजह से इनका पैट यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखाई पड़ा है। बाकी का कुछ और पैरामीटर की बात करूं तो यस, इनका जो यील्ड है वो यहाँ पे आपको भी पता है कि उनके बेसिस पे लगभग 90 बेसिस पॉइंट्स गिरा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स इनका लगभग स्टेबल से रहा है, 9 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूव हुआ है। एंड यही रीजन है कि इनका यील्ड घटा तो डेफिनेटली इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी यहाँ पे क्यून बेसिस पे घटता हुआ दिखाई पड़ेगा 70 बेसिस पॉइंट के आसपास से। तो दिस इज द मेजर कंसर्न। बाकी हमने जो देखा था ना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में, वहां पे उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स क्यों उनके बेसिस पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा था, बिकॉज रीजन उनका वही था कि इन लोगों ने थोड़ा ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाया था। एक तो ग्रॉस एनपी के अंदर क्यों उनके बेसिस पे इंप्रूवमेंट किया था, साथ में कॉस्ट ऑफ फंड्स में क्यों उनके बेसिस पे इंप्रूवमेंट किया था। यील्ड के अंदर ऑल्दो लगभग 10 बेसिस पॉइंट का डिप होने के बावजूद इन लोगों ने अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्यों उनके बेसिस पे मेंटेन किया था, जबकि वहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बात कर लूं आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो के पर्सपेक्टिव से, तो उसके अंदर हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। और यदि बात करूं मैं एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका एसेट क्वालिटी क्यों की बेसिस पे बिल्कुल स्टेबल दिखाई पड़ रहा है 6.5% के आसपास में। बट यार 6.5% का एनपी बहुत बड़ा एनपी होता है, राइट। सो पॉइंट इज लाइक यार, मतलब किसी भी अपन जब बैंक को देखते हैं ना, तो जब 3% के ऊपर ग्रोस एनपी जाता है तो वहां पे अलार्मिंग दिमाग में घंटियां बजने लग जाती है। इसका ग्रोस एनपी तो 6.5% के आसपास में, वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज लाइक जब आपका ग्रोस एनपी 3% नीचे नहीं होगा ना, आप भले अनसिक्योर्ड करो सिक्योर लैंडिंग करो, क्या फर्क पड़ता है, एक बड़ा कन्विक्शन नहीं आएगा उस बैंक पे। अब बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट स्लाइड है, उसकी एक बार मैं बात कर लेता हूं, उनको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। अब एक बार इनकी डायरेक्टली बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस वाले बुक के बारे में। तो इनका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है उसका दो पार्ट है। एक आपका जेएलजी वाला लोन है, जॉइंट लोन ग्रुप वाला, एक आपका जो विकास लोन होता है उस वाला इंडिविजुअल लोन वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं, एंड इनका जो रिटेल एसेट है वो लाइक 56% ऑफ बुक है, उसके अंदर हाउसिंग लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, माइक्रो मॉर्गेजेज है, कॉमर्शियल व्हीकल लोन है, लाइक ये सारा पार्ट आता है। कॉमर्शियल इक्विपमेंट पार्ट पार्ट हो गया आपका, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट पे लोन ले लिया, सारा पार्ट आता है, ठीक है। मतलब इनका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है वो 44% है। रिटेल एसेट्स जो सिक्योर्ड बुक है लगभग 56% के आसपास में है। थोड़ा इसका ब्रेकअप में यदि आपको बताने की कोशिश करूं, तो इनका जो इनका विकास लोन का एवरेज टिकट साइज समथिंग समथिंग आपका 95,000 रुपए के आसपास में होता है। और जो ग्रुप लोन का टिकट साइज लगभग यू कैन से आपका 55-60 हजार रुपए के आसपास में होता है। अब और बात करते हैं कि इनका जो माइक्रो फाइनेंस की बुक है ना, उसका एसेट क्वालिटी किस डायरेक्शन में जा रहा है। और यही चीज मेरे को सबसे यहाँ पे खतरनाक दिखाई पड़ती है। ये चीज मेरे को यहाँ पे यू कैन से दिमाग में एक कन्विक्शन नहीं दे पाती है। यार इनका देखो जो लाइक माइक्रो फाइनेंस की जो बुक है उसका ग्रोथ एनपी 12.5% के आसपास है। मतलब हमने जितने भी एनबीएफसी को देखा है, जितनी भी दूसरी स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखा है, या एमएफआई सेगमेंट से बिलोंग करने वाले एनबीएफसी को देखा है, सबका जो ग्रॉस एनपी है ना, वो उनका यू कैन से स्पेसिफिकली एमएफआई सेगमेंट का इंप्रूव हो चुका है, वही 3-4% के आसपास में। बट यहाँ तो अभी भी इनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है उसका ग्रोथ एनपी लगभग 12.5% के आसपास में है। मेरे को ये लगता है इन लोगों ने चीजें हल्के में ले रखी है, बिकॉज इनका 98% ऑफ दिस बुक जो आपका एमएफआई बुक है लगभग 6,400 करोड़ रुपए के आसपास में, उसका कवर्ड है सीजीएफएमयू स्कीम के तहत 98% पार्ट। तो उनको लगता है कि ग्रोस एनपी में कन्वर्ट होगा, तो भाई हमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाइक हमारा अमाउंट हमें मिल ही जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल ही जाएगा। तो ये चीज मेरे को यहाँ पे अच्छी नहीं लगी। यार कैसे आपका लाइक इनका जो विकास लोन का ग्रोस एनपी तो आपका लगभग 25% के आसपास में है, जो एमएफआई बुक का लगभग 70% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये यार मेरे को यहाँ पे दिक्कत दिखाई पड़ रही है। तो ये वाला एंगल है जो मेरे को कभी कंफर्ट नहीं आया इस बैंक के पर्सपेक्टिव से। बट हाँ, सबका अलग-अलग रिस्क फैक्टर होता है कि लाइक किसी को यदि हाई ग्रॉस एनपीए वाला पार्ट वाला बैंक यदि अच्छा लगता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ठीक है, एक बार लास्ट में एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे। ओवरऑल एक बार बाकी स्पेसिफिक जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी इसको कंपेयर करने की हम लोग कोशिश करेंगे वैसे। बात कर लो इनके सिक्योर्ड बुक के बारे में, तो वहाँ पे इनका जो मॉर्गेज लैंडिंग है उसके अंदर इनका ग्रॉस एनपी लगभग स्टेबल सा दिखाई पड़ रहा है। माइक्रो मॉर्गेज जो लाइक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस वाला पार्ट है, फिर आई फाइनेंस वाला पार्ट है, उस वाले सेगमेंट के अंदर इनका ग्रॉस एनपी थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। और यदि मैं बात करूं इनका जो दूसरा पार्ट है व्हीकल लोन, उसके अंदर तो ग्रॉस एनपी इनका स्टेबल है।
और यदि मैं बात करूँ इनका लाइक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, एमएसएमई लेंडिंग, तो वहाँ पे भी ग्रोथ एनपीए लगभग स्टेबल सा दिखाई दे रहा है 3% के नीचे। दैट इज़ ओके, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार फाइनली बात कर लेते हैं इनका जो 30 प्लस डीपीडी का नंबर है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो 30 प्लस डीपीडी ओवरऑल नंबर इनका लगभग आपका जून के महीने में समथिंग समथिंग रहा आपका आई थिंक 6.5% के आसपास में। बट यार आप देखो ना इनका जो इंक्लूसिव फाइनेंस है, जो एमएफआई की बुक है उसका 30 प्लस डीपीडी 12.5% से ऊपर जा रहा है आपका, है ना? तो दैट इज़ 30 प्लस 90 के बेस की बात कर रहा हूँ, 12.5% से ऊपर जा रहा है। ओवरऑल लेवल रियल एस्टेट का इनका ठीक है, वो एक थोड़ा सुधार वाले पार्ट में लगभग 5.1% के आसपास में। बट आपका पूरा खेल बिगाड़ा है आपकी एमएफआई वाली बुक ने, जिसका अभी भी ग्रॉस एनपीए लगभग 12% 12.5% के आसपास में चल रहा है। तो लाइक ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। तो पूरे नंबर्स देखने में क्या रियलाइज होता है कि इनका जो रिटेल एसेट वाला पार्ट है ना, जिसको काइंड ऑफ हम लोग सिक्योर्ड बुक के पर्सपेक्टिव से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर चीजें अच्छी जा रही है, लोन बुक की ग्रोथ रेट भी अच्छी है एंड साथ में एसेट क्वालिटी भी बिल्कुल मेंटेन्ड है। दिक्कत है इनका जो एमएफआई का बुक है ना, उसका ग्रोथ एनपीए भी लगभग 12.5% के आसपास में यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और स्पेसिफिकली जो विकास लोन है, जो इनका एमएफआई बुक का 75% कंट्रीब्यूट करता है, उसका ग्रोथ एनपीए भी लगभग 24% के आसपास में। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करूं कि यार लाइक मतलब इनका अभी तक भी एमएफआई का जो बुक है, इनका विकास लोन बोल लो चाहे जेएलजी ग्रुप की लोन बुक की बात कर लो, उसका अभी भी ग्रॉस एनपीए 3-4-5% के आसपास क्यों नहीं आया? जो बाकी की एमएफआई एनबीएफसीज हैं, बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनका ग्रॉस एनपीए आ गया है बिलो 5% के आसपास में। वो अभी भी नहीं आया सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ऑल्दो इसका ग्रॉस एनपीए पिछले काफी टाइम से भी इसी एलिवेटेड लेवल पे ही रहा है। मेरे को थोड़ा यहाँ पे लाइक एक लेजीनेस जो होती है ना कि लाइक ठीक है यार, हमें सीजीएफएम स्कीम के तहत हमारा तो लाइक एमएफआई का बुक रजिस्टर्ड है 98% पार्ट, ठीक है, उतना ज्यादा हम लोग फोर्स नहीं करेंगे कलेक्शन पे, आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग उसको डिक्लेयर कर देंगे कि भाई नॉट कलेक्टेड और उसके बाद में हमें लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका पैसा आ जाएगा। तो वो एक फैक्टर है, ठीक है, आप लेजिबन का फैक्टर देख लो, कुछ भी देख लो, बट ओवरऑल ऑल्दो बैंक को पैसा मिल रहा है उस स्कीम के तहत, यदि कोई एनपीए बना तो उसका पैसा जो भी लिमिटेड परसेंटेज पैसा मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट का एक सम परसेंटेज मिलता है इनको, वो उनको भी मिल रहा है स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से। बट भाई कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपके एनपीए यहाँ पे बड़े बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। मतलब इनको इनका काफी सारा रिसीवेबल्स अभी भी लाइक सीजीएफएम स्कीम के तहत पड़ा हुआ है, वो आता रहता है, किसी न किसी क्वार्टर में आता रहता है और उनके प्रॉफिट्स बनते जाते हैं। सो वही हमने देखा कि पिछले लगभग पूरे बेड साइकिल के अंदर इस बैंक ने किसी होल ईयर के अंदर कंसिस्टेंट 2 क्वार्टर के अंदर भी लॉस बुक नहीं किया, बिकॉज़ इनका जो रिसीवेबल्स है वो आता रहता था इनका सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो दैट वाज़ द पॉइंट, बट स्टिल मतलब यदि मैं एक इन्वेस्टर के दिमाग के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो यार 6.5% का ग्रॉस एनपीए मतलब कंफर्ट किसी भी एंगल से नहीं आता है। जब आपके बाकी का साइकिल अच्छा हो चुका है, एमएफआई सेगमेंट बिल्कुल रिकवर कर गया है, बाकी जो एनबीएफसी जो एमएफआई सेगमेंट वाली या फिर जो बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका ग्रोथ एनपीए बिलो 5% आ गया है, स्पेसिफिकली एमएफआई सेगमेंट का, तो फिर आपका क्यों नहीं रिकवर हुआ? एक सोचने वाली बात होती है, बट स्टिल लाइक इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड यहाँ पे करता है कि वो इस एंगल को किस वे में ले सकते हैं। एंड साथ में सबसे यहाँ पे मेरे को एक पिंच आउट और लगा, बिकॉज आपने सिक्योर्ड बुक बढ़ाओगे तो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे घटते दिखाई पड़ेंगे। साफ साफ दिखाई भी पड़ा है कि इनका जो लोन पे यील्ड है वो क्यून की बेसिस पे लगभग 90 बेसिस पॉइंट से घट गया है। कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑल्दो इंप्रूव है 9 बेसिस पॉइंट से, बट ओवरऑल आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे लगभग 70 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे डिक्लाइन किया है क्यून की बेसिस पे। डेफिनेटली करेगा, बिकॉज आपका सिक्योर्ड बुक का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा रैपिडली हो रहा है। दैट इज द केस। और यदि लोग अपने सिक्योर्ड बुक को 55% से जैसे 56% तो पहुंच गए हैं, यदि 70% पे पहुंचने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 1-2-3 साल के अंदर, तो डेफिनेटली इनका जो भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो चल रहा है वो यहाँ से और थोड़ा डिक्लाइन फेज के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जबकि मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में देखा था ना कि उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो समथिंग कैसे न कैसे करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखा के उन लोगों ने क्यों क्यों बेसिस पे अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन वहां पे स्टेबल करने की कोशिश करी है। बट वहां पे हमने ये भी देखा था कि उनकी सिक्योर्ड बुक उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं करी है, स्पेसिफिकली क्यों की बेसिस पे। हाँ, हल्का फुल्का ग्रो किया है बट बहुत ज्यादा रेट से ग्रोथ नहीं करी है। ऑल्दो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी टारगेट यही है कि नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर हम लोग हमारी सिक्योर्ड बुक को 65 से 70% के आसपास में लेके जाने की कोशिश करें। सिमिलर काइंड ऑफ टारगेट आपका सूर्योदय बैंक का भी है। तो दोनों बैंक का टारगेट है, बट ठीक है, क्वार्टर 1 एफआई 27 के अंदर तो मे बी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कैसे न कैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखा के अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बचा लिया। बट यदि वो फिर अपनी सिक्योर्ड बुक को बढ़ाएंगे, बिकॉज वहां पे सिक्योर्ड बुक का यील्ड कितना है, लगभग 12.5% के आसपास में, अनसिक्योर्ड बुक का यील्ड 22-23% के आसपास में है। सेम आपका लगभग सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले केस के अंदर है। तो जैसे ही अपनी सिक्योर्ड बुक का यू कैन से कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे टोटल लोन बुक के अंदर, दोनों बैंक की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे, तो आपका ऑब्वियसली नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आज होंगे, हो सकता है आज से 2 साल बाद जब इनका सिक्योर्ड बुक लेट से 70% के आसपास पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे वैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज मैं आई थिंक काफी टाइम से बोल रहा हूँ, जितने भी मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिस्कशन करता हूँ वहां पे हर बार ही बात बोलने की कोशिश करता हूँ। तो अब तक शायद आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस जा चुका होगा कि यार ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, राइट?
अब चलो जी हमने बातें तो सारी कर ली है। अब थोड़ा इस बैंक का एक बार थोड़ा यू कैन से रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करते हैं। तो यार रिस्क तो सबसे बड़ी यही है कि लाइक जो एमएफआई साइकिल जो अभी वापस अच्छा बनना स्टार्ट हुआ है, इस पे वापस ब्रेक ना लग जाए 1-2 क्वार्टर के अंदर। जो इर्रेगुलर जो बारिश हुई है या फिर जो रूरल एरिया के अंदर में भी जो क्रॉप होगी, उसका सही आउटपुट नहीं आएगा। तो जो एक हमने अभी काफ़ी न्यूज़ सुनी ना, एल नीनो इफेक्ट जो यहाँ पे चल रहा है, उसका इम्पैक्ट ना पड़े, बस वही मेरे को एक छोटा रिस्क दिखाई पड़ता है शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर। हाँ, ये जैसे लोन बटेंगे तो 1-2 मे बी अराउंड 2 साल के आसपास तक तो जब ओवर लेंडिंग हो जाएगी एमएफआई सेगमेंट के अंदर, तो फिर से 2 साल बाद तो गाड़ी का टायर पंक्चर होना ही है। बट मैं शॉर्टर टर्म की बात कर रहा हूँ कि यार ये जो बारिश में इरेगुलरिटी हुई है, उसकी वजह से एज सच कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े एसेट क्वालिटी पे, इन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे और लाइक आपका एमएफआई लेंडिंग करने वाली एनबीएफसीज़ के ऊपर। नहीं तो अदरवाइज़ मुश्किल से तो साइकिल अच्छा हुआ है, फिर साइकिल खराब हो जाएगा तो फिर लटक जाएँगे ये लोग। वही वाला पार्ट है, बट ठीक है दिस इज़ द सिंगल मेजर रिस्क ऑन दिस बैंक। और एज़ सच कोई बड़ा रिस्क तो यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, एक बात सीडी रेशियो के पर्सपेक्टिव से कर लें, तो उनका जो करंटली आई थिंक लोन बुक है लगभग 14,376 करोड़ रुपए का लोन बुक है। डिपॉजिट बुक है लगभग 14,634 करोड़ रुपए का। तो उनका जो सीडी रेशियो है लगभग 98 हो चुका है, 98% हो चुका है। तो वो थोड़ा कंप्लायंस फैक्टर जो होता है आरबीआई का लगभग 90% के आसपास का, उससे ऊपर जा चुका है। एक वो काइंड ऑफ थोड़ा हल्का-फुल्का है। कि लाइक यदि आपका सीडी रेशियो लाइक 90% से ऊपर चला जाता है, तो अपना फिर लोन बुक की ग्रोथ रेट से ज़्यादा आपको अपना डिपॉजिट बुक का ग्रोथ रेट रखना पड़ेगा। वो वाला एक फैक्टर आ जाता है। एज़ सच इसके अलावा ऐसा कोई मेरे को बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। अब एक बार डायरेक्टली थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 2 साल तक यदि एमएफआई साइकिल अच्छा चलता है, एसेट क्वालिटी में दिक्कत नहीं होती है, तो कितना एक यू कैन से मार्केट कैप मल्टीप्लाई होने की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। तो करंटली इस बैंक का पीबी रेशियो कितना है? लगभग ए का प्राइस टू बुक रेशियो है। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी अभी आया है आई थिंक 15% के आसपास का क्वार्टर 1 के अंदर। तो मेरा एक्सपेक्टेड है कि लाइक इनका यार मे बी जिस तरह से इनका क्वार्टर 1 अच्छा गया है, उसी तरह से लेट्स से इनका बाकी का क्वार्टर्स अच्छे जाते हैं। तो देयर इज पॉसिबिलिटी ये बैंक 14-15% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर कर सकता है एफवाई 27 के अंदर। और यदि एफवाई 27 अच्छा जाता है, एनपीएस बुक नहीं होते हैं, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 17%, 16-17% के आसपास का डिलीवर हो सकता है। और मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये बैंक यहाँ पे शायद डिविडेंड पे नहीं करेगी अपने इन्वेस्टर्स को। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज़ यदि डिविडेंड पे कर देगा तो आपका बैंक का नेटवर्थ की ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितना आपका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे डिलीवर हुआ है। फिर आपको थोड़ा डिविडेंड का अमाउंट घटाना पड़ेगा अपने नेटवर्थ को ग्रो कराने के पर्सपेक्टिव से। तो अब देखो यार यदि इनका डिविडेंड पे नहीं होता है, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहती है, उस केस में इनका जो बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी? 15% से मे बी एफआई 27 के अंदर और 16-17% से आपका लगभग एफआई 28 के अंदर। तो मोटा-मोटा यदि मैं बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट निकाल के चलूँ तो आपकी निकल के आती है आई थिंक 1.35 1.40 के बीच में आती है, राइट? और अब एक बार बात करते हैं पीबी रेशियो का एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से। बट पीबी रेशियो का एक्सपेंशन और जो मैंने बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट कैलकुलेट करी है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि एमएफआई का साइकिल फिर से रिपीट होता है अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर और एसेट क्वालिटी खराब हो जाती है, तो ये हम जो कैलकुलेशन अभी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सारे की कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाएगी। कोई लॉजिक नहीं रहेगा फिर इस कैलकुलेशन का। फिर इस कैलकुलेशन को आप लोग बिल्कुल भूल जाना। फिर याद ही मत करना इस कैलकुलेशन को। फिर वो सारी कैलकुलेशन साइड में जाके कोने में जाके सेटल हो जाएगी। कोई मतलब नहीं फिर इस कैलकुलेशन का। तो काफ़ी लोग कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा वीडियो देखने के बाद में ऐसा कर लें कि नहीं यार वहाँ देखा था हमने तो इसका बुक वैल्यू का ग्रोथ इतना आएगा। बट वो कंडीशनल है मेरे भाई। कंडीशनल इसलिए है बिकॉज़ एसेट क्वालिटी अच्छी है तो है। हाँ, यदि इसी जगह यदि आता कि वो कोई ऐसी एनबीएफसी होती है जिसकी 100% सिक्योर लैंडिंग वाली बुक होती है। लाइक आपका जहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है या फिर गोल्ड लोन की बुक है, तो वहाँ पे मैं बोल देता कि हाँ ठीक है यार, यदि वहाँ पे लेट्स से कोई एनपी क्रिएट होगा तो किसी न किसी अगले क्वार्टर में वो ऑक्शन कर लिया जाएगा प्रॉपर्टी को और साथ में आपका अदर इनकम के अंदर वो पैट में आ जाएगा और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। जो हमने देखा भी है आपके हाउसिंग फाइनेंस वाले केस के अंदर वो वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं है बिकॉज़ यहाँ तो आपका 45% बुक आपका डायरेक्टली एमएफआई सेगमेंट से बिलॉन्ग करता है, तो वो वाला कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं हो सकता है। सीधी-सी बात है नहीं हो सकता है। बट फिर भी मैं तो कुछ अच्छे-अच्छे चीज़ें अज़्यूम करके यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाय द वे एसेट क्वालिटी स्टेबल रही, सारी चीज़ें सेट रही और आपका सिक्योर्ड बुक में बहुत सडनली जंप नहीं किया इन लोगों ने, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे सडनली जंप नहीं लगा। कंट्रोल में रहे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन, हल्का-फुल्का डिप करने की कोशिश करी। उस केस की मैं यहाँ पे आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज यदि दोनों फैक्टर प्ले हो जाएंगे, यदि आपका सडनली आपने सिक्योर्ड बुक को 70% कर दिया 1 साल के अंदर, आपका एसेट क्वालिटी खराब हो गया, तो फिर तो मतलब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा ही नहीं जो हमने अज्यूम किया। बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट वैसे भी नहीं होगी। बट फिर भी है, ठीक है, यदि धीरे-धीरे अपनी सिक्योर्ड बुक को बढ़ाते हैं, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहती है, तो मोटा-मोटी इनका यदि मैं पीवी रेशियो का एक्सपेंशन देखूँ, तो करंटली पीवी रेशियो इनका लगभग 1 के आसपास चल रहा है। मैं मान सकता हूँ कि इनका जो पुराना जो मैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, तो इनको हाईएस्ट पीवी रेशियो मिला था लगभग 1.5 के आसपास का। बिकॉज़ इस बैंक का आपका ग्रॉस एनपी 6% के आसपास रहता है। तो कोई बैंक जिसका ग्रॉस एनपी यदि 3% से ऊपर है ना, तो वहाँ पे एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। वो वाला फैक्टर यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में प्ले होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
तो अब यहाँ पे यार आप देख लो, यदि इनका ग्रोथ एनपी वही 5-6% के आसपास रहेगा अगले 2 साल के अंदर, तो इनको फिर उतना प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलेगा जो लाइक उज्जीवन को मिलता है, जो इक्विटास को मिलता है, लाइक है ना? वैसा नहीं मिलेगा इनको। या फिर जो बाकी की दूसरी जो बैंक्स हैं उनको मिलता है उस तरह का, जैसे यू स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको जो मिलता है ना, उस तरह का प्रीमियम वैल्यूएशन इस बैंक को नहीं मिलेगा। हाँ, यदि ग्रॉस एनपी आप कंट्रोल में लाके ओवरऑल ग्रॉस एनपी की बात कर रहा हूँ मैं, सीजीएफएम एक्सक्लूड करके नहीं। ओवरऑल ग्रोथ एनपी दिन का बिलो 3% आएगा, तो मे बी इनको फिर पीबी रेशियो मिल सकता है 2 के आसपास का, सवा 2 के आसपास का मिल सकता है। बट वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन की बात हो गई है। बट मेरे को लगता नहीं है जिस तरह से इनका जो एमएफआई बुक का जो ग्रोथ एनपी भी इनका 12.5% के आसपास चल रहा है। आई डोंट थिंक सो इनका ओवरऑल एनपीए 3% के नीचे आएगा अगले 2 साल के अंदर। मेरे को डाउट लग रहा है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मे बी यहाँ से अच्छी खासी वैल्यूएशन रेटिंग मिल सकती है। बट यदि वैसा नहीं होगा तो ठीक है, 1.5 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो भी हम लोग यदि इंक्लूड मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इनका पीबी एक्सपेंशन बनता है लगभग 50% के आसपास का। तो यदि मैं टोटल मार्केट कैप का फैक्टर यदि निकालना चाहूँ तो कितनी बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट हुई उसका मल्टीप्लाइज फैक्टर आया था 1.35 से 1.40 के आसपास का। आपका पीवी रेशियो का एक्सपेंशन का फैक्टर कितना आया 1.5 के आसपास का, बिकॉज करंटली पीवी रेशियो आपका 1 का है। बुल मार्केट के अंदर में भी डेट के 1.5 के आसपास तक जा सकता है, तो यहाँ पे फैक्टर आता है 50% के आसपास का। तो यदि मैं दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूं, बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट इनटू पीवी रेशियो एक्सपेंशन, वो निकल के आएगा आपका मार्केट कैप का फैक्टर कितना मल्टीप्लाई हो सकता है नेक्स्ट बुल मार्केट के लिए। तो लेट्स से आपका बुक वैल्यू ग्रोथ रेट है 1.35 और पीबी एक्सपेंशन है 1.50, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका टोटल मार्केट कैप मल्टीपल फैक्टर निकल के आता है लगभग 2 के आसपास का। तो अभी देख लो यार, ठीक है, यदि सारी सिचुएशन सेम रहती है, सडनली इनका सिक्योर्ड बुक जंप नहीं करता है, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहती है, बहुत सारी कंडीशनल बातें मैंने बोली है, यदि वो सारी चीजें अच्छी होती हैं, उस केस के अंदर इनका मार्केट कैप का मल्टीप्लाई फैक्टर 2 के आसपास निकल के आता है। आई थिंक हमने उज्जीवन वाला डिस्कशन किया था, उसके अंदर भी लगभग 2 के आसपास का फैक्टर निकल के आ रहा था। बिकॉज़ वहाँ पे ऑलरेडी पीबी रेशियो 2 के आसपास है। यदि उसको एक्सपेंशन मिलेगा तो 3 पे चला जाएगा। बट यदि आपको 4 का पीबी रेशियो लेना है तो फिर आपको अपनी सिक्योर्ड बुक 90% से ऊपर करनी पड़ेगी रिटेल लोन बुक का, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया, राइट? तो डिफिकल्ट है बिकॉज़ 50% से 90% में जाने में आपको सालों-साल लग जाएंगे। 2 साल में होना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये वाली बातें हैं, ठीक है। तो ओवरऑल लाइक हमने यहाँ पे सूर्योदय बैंक को भी डिस्कशन करने की कोशिश करी है। साथ में इसको पैरेलल हमने कंपेयर करने की भी कोशिश करी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में, सारे पैरामीटर्स पे कि यहाँ पे किस तरह से लाइक हम लोग कंपैरिजन करके दोनों बैंक्स को देख सकते हैं। अल्टीमेटली लाइक ये मैंने मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा काइंड ऑफ एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करी है सूर्योदय बैंक के पर्सपेक्टिव से, एंड साथ में इसको उज्जीवन बैंक से कंपेयर करके भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है। ये दोनों बैंक्स का एसेस मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन बैंक्स को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी बारी से कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी एज ए एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के इंडिपेंडेंटली अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई, मैं आपके सारे क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।